नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 70वां बीपीएससी का एग्जाम जो कि 30 सितंबर 2024 को होने वाला है, डेट ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है, आप लोग जानते हैं। तो ये 70वां जो बीपीएससी का एग्जाम है उसको लेकर ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद एग्जाम के पहले पहले तक लगभग हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो कि उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि बीपीएससी में जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग इस 2000 क्वेश्चंस में कवर करेंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है और ये करंट अफेयर्स स्पेशल है। आप लोग सारे के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा क्योंकि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको हूबहू इस सीरीज से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट आएंगे आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे और हर एक वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आप लोग पहले इसको ध्यान से देखिए, आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो सीरीज है ये कितना बेहतर होने वाला है। तो आइए अब समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो पहले का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इनका लगातार तीसरा टर्म है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो इस बार मंत्रिमंडल में टोटल 72 लोगों ने शपथ लिया है मंत्री के रूप में, जिसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके अलावा 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 41 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। और इन 41 में से 5 जो है वो बने हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। तो इस तरीके से टोटल 72 लोगों ने इस बार मंत्रिमंडल में मंत्री पद के रूप में शपथ लिए हैं। तो आइए उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो कौन संभाले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री एक बार फिर से अमित शाह जी बने हैं। रक्षा मंत्री भी फिर से राजनाथ सिंह जी बन गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये भी फिर से बनी हैं। फिर विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर जी ये भी दोबारा से बने हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ये भी नितिन गडकरी जी फिर से बन गए हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी और ये भी फिर से बने हैं। तो ये जो सारे आप देखें अब तक ये सारे मतलब 2019 से 24 तक ये सेम डिपार्टमेंट में थे और ये अभी फिर से वही मंत्रालय संभाले हैं। इनके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनको सेंटर में लाया गया, तो वो बने हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये सेंटर में। फिर शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू। ये हैं टीडीपी कोटे से ये मंत्री बने हैं, क्योंकि इस बार भाजपा का बहुमत नहीं है तो सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ये जो मंत्रालय है ये टीडीपी के कोटे में चला गया और ये मंत्री बने हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू जी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये मंत्रालय इस बार संभाल रहे हैं राजीव रंजन सिंह जी, जिनको ललन सिंह भी कहा जाता है। और ये हैं जेडीयू पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार में एक पार्टी है। आगे देखते हैं एमएसएमई मिनिस्टर। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जो मंत्रालय हैं वो संभालेंगे जीतन राम मांझी, जो कि बिहार में इनकी पार्टी है, हम पार्टी है इनका, मतलब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। तो ये इकलौते सांसद हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर संभाल रहे हैं चिराग पासवान जी, ये भी बिहार में इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी का नाम है एलजेपीआरवी, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बने हैं जेपी नड्डा जी। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बने हैं अन्नपूर्णा देवी जी। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ये बने हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी। और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये बने हैं वीरेंद्र कुमार खटिक जी। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये बने हैं भूपेंद्र यादव जी। और ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री बने हैं जुआल ओरम। और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये संभालेंगे पीयूष गोयल जी। तो ये मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे लेके आए थे, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ऐसे तो टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, बट उनमें से कुछ नाम मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और एक बात और जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 72 लोगों ने शपथ लिया है। अब संविधान इसके बारे में क्या कहता है, तो संविधान के अनुसार
कितने मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं, तो संविधान में लिखा हुआ है इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा टोटल स्ट्रेंथ। तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 543, तो 543 का 15% कितना हो जाएगा 81, मतलब टोटल 81 मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं मंत्रियों की संख्या। तो अभी 72 है, तो मैक्सिमम 9 और मंत्री जुड़ सकते हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने मंत्री लोग रखते नहीं है मतलब जनरली, तो 72 भी ऑलरेडी ज़्यादा ही है, लेकिन मैक्सिमम 81 मंत्री चाहें तो रख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये भी एक बार फिर से बन गए हैं अजीत डोभाल जी। दूसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये इनका लगातार तीसरा टर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, और इनके नाम पे अब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है इंडिया के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होने का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, ये दोनों ही बने हैं इंडिया के नए डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो तीसरे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे कुछ डिटेलिंग हम लोग जान लेते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, इन्होंने अपॉइंट किया है टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, इन दोनों को ही नया डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है। नया इसका मतलब पहले से भी है 2, टोटल 4 डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी हमारे पास है। तो 2 तो ये दोनों हो गए जो अभी अपॉइंट हुए हैं, इनके अलावा 2 पहले से हैं, एक है पंकज कुमार सिंह और एक है दत्तात्रेय दत्ता पडसालगीकर। तो ये दोनों पहले से हैं, 2 अभी अपॉइंट हुए हैं, टोटल 4 हो गए हैं डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और एक जानकारी ले लीजिए, ये जो राजेंद्र खन्ना है ये पहले थे डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अब ये बन गए हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये दोनों ही पोस्ट अलग अलग है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं इंडिया के? तो ये बन गए हैं विक्रम मिस्री। चौथा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो विक्रम मिस्री भी पहले डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं, ये अब विदेश सचिव बन गए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे राजेंद्र खन्ना पहले डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, अभी ये बन गए एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसी तरीके से ये जो विक्रम मिस्री हैं ये भी पहले डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, अब ये बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव ये बन गए हैं। ये सक्सीड करेंगे विनय क्वात्रा को, मतलब विनय क्वात्रा पहले क्या थे, ये विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन अब बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं, नए एम्बेसडर कौन बने हैं इंडिया के यूएसए में? तो ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, वही विनय मोहन क्वात्रा जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं, इंडिया के नए एम्बेसडर बन गए हैं यूएसए में। पांचवा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा देखते हैं ये जो विनय कुमार ऑप्शन में है ये भी एम्बेसडर है इंडिया के, कहाँ है ये है रूस में है, इंडिया के एम्बेसडर रसिया में है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं विक्रम दोराई स्वामी, ये इंडिया के हाई कमिश्नर हैं, कहाँ है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अभय ठाकुर इंडिया के एम्बेसडर हैं म्यांमार में। अभी आप लोग जानते होंगे कि एक होते हैं हाई कमिश्नर और एक होते हैं एम्बेसडर, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस है वहाँ पे हाई कमिश्नर्स होते हैं, और जो कि इनके अलावा देश है कॉमनवेल्थ नेशंस के अलावा वहाँ पे एम्बेसडर्स हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशंस कौन से होते हैं? तो ये वो देश हैं जो कभी ना कभी यूके के कॉलोनीज रह चुके हैं, तो उन देशों के समूह को कहा जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो वहाँ पे हाई कमिश्नर्स होते हैं और बाकी के देशों में एम्बेसडर्स होते हैं। तो अब ये जो है अभी नए संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, ये सक्सीड करेंगे तरनजीत सिंह संधू को। पहले तरनजीत सिंह संधू थे यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर, अब बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो पहले ये क्या थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो कि हम लोग पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं कि विनय मोहन क्वात्रा पहले क्या थे, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो कि अब नए फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं विक्रम मिस्री। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं?
प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये फिर से एक बार बन गए हैं पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा जी। छठा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले भी रह चुके हैं 2019 से 2024 के बीच में पीके मिश्रा जी। और दो और अपॉइंटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, अमित खरे और तरुण कपूर, इन दोनों को अभी प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो ये जो पीके मिश्रा अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं, तो ये 2019 से 24 के बीच में भी रह चुके हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी का पहला टर्म था 2014 से 19, उस समय ये एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये मेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे, ये एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीके मिश्रा। और उस समय पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे? तो ये थे नृपेंद्र मिश्रा। नरेंद्र मोदी जी की पहली टर्म में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो थे नृपेंद्र मिश्रा, और दूसरे में तो खैर पीके मिश्रा बन ही गए थे, और तीसरे में अभी दोबारा से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं पीके मिश्रा, मतलब प्रमोद कुमार मिश्रा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? डायरेक्टर कौन बने हैं नीति आयोग के? नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो आयोग है नीति आयोग, इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं आशीष कुमार दास। सातवां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी जी। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मतलब पदेन, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। चूंकि नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन है। अब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है सुमन बेरी, ये है वाइस चेयरमैन। नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, और डायरेक्टर अब बन गए हैं आशीष कुमार दास। तो सातवां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीति का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका गठन 2015 में हुआ था, और इस नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। पहले प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग होता था, अब आ गया इसके जगह पे नीति आयोग। तो प्राइम मिनिस्टर जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आठवां देखते हैं, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? प्रोटेम स्पीकर आप कह सकते हैं पार्ट टाइम स्पीकर, एक तरह से इसको ये कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो ये कौन बने थे? तो ये बने थे भर्तृहरि मेहताब। आठवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो होता यह है कि जब लोकसभा का नया चुनाव होता है, नए मेंबर्स आते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे पास कोई स्पीकर नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी पिछले स्पीकर होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है नया लोकसभा के गठन होते ही। तो हमारे पास कोई स्पीकर नहीं होता है, तो इनको पार्ट टाइम स्पीकर बनाया जाता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं ताकि नए जो मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलवाया जा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं जो फंक्शंस क्या होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। तो जो सारे नए इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको शपथ दिलवाना इनका मेन काम होता है। उसके अलावा नए स्पीकर का चुनाव करना, नए डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना, ये भी काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। और एक बार जैसे ही नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो चुने गए हैं वो ऑफिस ग्रहण कर लेंगे, ऑटोमेटिकली जो प्रोटेम स्पीकर होंगे उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इस बार ये जो प्रोटेम स्पीकर है, पार्ट टाइम स्पीकर, ये कौन बने थे? भर्तृहरि मेहताब। आठवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नौवां देखते हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका काम क्या था? नया स्पीकर चुनना। तो नया स्पीकर चुना जा चुका है, तो वो कौन बने हैं? ये एक बार फिर से बन गए हैं ओम बिरला जी। नौवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो और जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि जो अपोजिशन पार्टी है, इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, उन्होंने किसको इस पोस्ट के लिए मतलब चुनाव लड़वाया था? तो वो थे कांग्रेस के सुरेश, मतलब कोडी कुनील सुरेश, जो कि हार गए, स्पीकर बन गए ओम बिरला जी। अब ये जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसको ध्यान रखिएगा, एक नंबर में ये आ सकता है कोई भी एग्जाम में। और ये जो एनडीए गठबंधन है जो भी सरकार चला रहा है उसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं 18वीं लोकसभा में? तो ये बन गए हैं राहुल गांधी जी। 10वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी कुछ जानने के लिए इस क्वेश्चन के बारे में कि पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किया गया है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट होने के लिए आपको लोकसभा में मिनिमम 10% ऑफ सीट्स होने चाहिए, जो कि किसी का था ही नहीं 2014 और 2019 में, क्योंकि 2014 में कांग्रेस की जो सीटें थी वो थी सिर्फ 44 सीटें और 2019 में थी 52 सीटें, लेकिन इस बार कितनी हो गई है? 99 सीटें। अब अगर आप देखें कि टोटल सीटें हैं 543, इसका 10% आपको लाने के लिए लगभग 55 सांसद आपको चाहिए।
55 होता ही नहीं था, पहली बार 44 था, दूसरी बार 52 था, इस बार 99 है। तो इन लोगों को लीडर ऑफ अपोजिशन का चेयर मिल गया, तो वो बन गए राहुल गांधी जी। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्पीकर कौन बने हैं? ओम बिरला जी। डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट अभी वैकेंट है, उसका चुनाव अभी हुआ नहीं है, आगे हो जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो लोकसभा के मेंबर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस कौन है? तो ये है नितिन गडकरी जी। अब बात करते हैं अपोजिशन के बारे में। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी जी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब पूछा जाए डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? तो यह है अखिलेश यादव जी। अब लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यह है उत्पल कुमार सिंह। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। संसद के उच्च सदन के नेता कौन बने हैं? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। लोअर हाउस होता है लोकसभा और अपर हाउस होता है राज्यसभा। तो उच्च सदन मतलब राज्यसभा के नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेपी नड्डा। 11वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेपी नड्डा जी बन गए हैं उच्च सदन के नेता, ये बन गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि चेयरमैन कौन है उच्च सदन के राज्यसभा के। तो चेयरमैन ये एक्स ऑफिसियो पोस्ट होता है, मतलब पदेन, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी, तो ऑटोमेटिकली ये राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं। डिप्यूटी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? ये है हरिवंश नारायण सिंह, ये डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। लीडर ऑफ द हाउस कौन है राज्यसभा के? तो यह है जेपी नड्डा जी। डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस कौन है? यह है निर्मला सीतारमन जी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं। अब है अपोजिशन का बात कर लेते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है राज्यसभा में? तो यह है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और डिप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन है प्रमोद तिवारी जी। सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा में प्रमोद चंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं, बट इसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत लगते हैं सारे क्वेश्चंस को अरेंज करके इतना डिटेल में जाने के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? नए जज अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में, तो वो कौन है? तो ये एक तो है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और एक है जस्टिस आर महादेवन। इन दोनों को ही अभी सुप्रीम कोर्ट में नए जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे 12वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और ये जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, आप लोग जानते हैं। तो 12वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को ही नए जज के रूप में अपॉइंट किया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो इन दोनों को ओथ किसने दिलवाया, शपथ किसने दिलवाया? तो ये दिलवाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी के द्वारा इन दोनों को शपथ दिलवाया गया। अब एक खास बात इसमें यह है कि जो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह हैं, इन्होंने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहले जज होंगे मणिपुर से। मणिपुर जो हमारा स्टेट है, वहाँ से पहले जज ये बने हैं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। अब आप समझ सकते हैं कि अपेक्स कोर्ट, मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जज अपॉइंट होने वाले मणिपुर के ये पहले जज बने हैं। तो सोचिए पिछले 70 सालों में, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, तब से कोई पहला जज चुना गया है मणिपुर से। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अब ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है 2 लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, तो इससे क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जज ही रह सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं। और अभी ये टोटल 34 के 34 जजों का पोस्ट फुल है। जितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उतने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। 34 स्ट्रेंथ है और 34 ही अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो जानने लायक जो मेन बात थी कि जो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह हैं, ये मणिपुर से आने वाले पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं पिछले 70 सालों में। 13वां क्वेश्चन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? नए हेड कोच कौन बने हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के? तो आप लोग जानते होंगे, ये बन गए हैं गौतम गंभीर जी, जो कि पहले एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं। 13वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे राहुल द्रविड़ जी को, जिनका कार्यकाल अभी खत्म हो गया। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती, उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो अब बन गए हैं गौतम गंभीर बन गए हैं इंडिया के नए हेड कोच बन गए हैं पुरुष क्रिकेट टीम के। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? ये है जय शाह जी, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ये हैं रॉजर बिनी। आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्योंकि इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्योंकि इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए कई लोग इसमें डाउट हो जाते हैं, बट आप लोग ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है बीसीसीआई का। आइए आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। केपी शर्मा ओली ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो केपी शर्मा ओली पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के, और एक बार फिर से बन गए हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री। 14 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केपी ओली, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, शॉर्ट में आप कहेंगे CPN UML, इसके ये चेयरमैन हैं और ये बन गए हैं अब ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री। तो केपी शर्मा ओली जो हैं ये गठबंधन की सरकार को चलाएंगे, जिस तरीके से इंडिया में भी गठबंधन की सरकार चल रही है, क्योंकि इस बार भाजपा की अकेले की बहुमत तो है नहीं, नीतीश कुमार जी की JDU और चंद्रबाबू नायडू जो हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी पार्टी जो है TDP, उन दोनों का समर्थन लेके, और भी कई पार्टियां उनका समर्थन लेके सरकार चला रही है। उसी तरीके से केपी ओली जो है वो भी गठबंधन सरकार चलाएंगे, किसका सपोर्ट लेकर? नेपाली कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लेकर, जिसके लीडर हैं शेर बहादुर देउबा। तो अब ये जो केपी शर्मा ओली बन गए हैं फिर से प्रधानमंत्री, तो ये सक्सीड करेंगे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनको ये सक्सीड करेंगे, पहले ये थे प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं 15वां। हाल ही में पॉल कागामे ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पॉल कागामे राष्ट्रपति बन गए हैं रवांडा के, अफ्रीकन देश है। 15वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कागामे जो हैं ये लगातार चौथी बार ये चुने गए हैं ऑफिस में, मतलब प्रेसिडेंट के रूप में लगातार चौथी बार चुने गए हैं। और वोट कितना मिला है, परसेंटेज आप देख लीजिए, 99% वोट इनको मिला है। रवांडा के प्रेसिडेंट ये पहले भी थे, अब फिर से बन गए हैं, लगातार चौथी बार बने हैं पॉल कागामे। इस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी है वहाँ पे कि 99% वोट इन्हीं को मिला। रवांडा का कैपिटल है किगाली और वहाँ की करेंसी है रवांडन फ्रैंक। 16वां क्वेश्चन। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजशकियान। 16वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मर जो वहाँ प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी थे इनके पहले प्रेसिडेंट, उनका क्या है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई अभी हाल ही में। तो वो एक हार्ड लाइनर थे और पोटेंशियल सक्सेसर हो सकते थे वो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयातुल्लाह अली खमै। तो हो सकता है इब्राहिम रईसी अगर जिंदा होते तो आगे जाकर वो भी सुप्रीम लीडर का जगह ले सकते थे, लेकिन खैर अब तो उनकी मृत्यु हो गई राष्ट्रपति जी की। तो नए राष्ट्रपति, अभी चुनाव हुआ तो नए राष्ट्रपति बन गए मसूद पजशकियान। और जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उसमें उस समय वित्त मंत्री भी थे उनके, वो भी मारे गए थे, कुछ पैसेंजर्स थे वो भी मारे गए थे, क्रू मेंबर थे वो भी मारे गए थे। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई जिंदा नहीं बचा था, सभी लोग मारे गए थे। तो खैर जब राष्ट्रपति की ही मृत्यु हो गई थी तो अब नए राष्ट्रपति बन गए मसूद पजशकियान। कैपिटल है वहाँ का तेहरान और ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। कहाँ का? ईरान का। तो ध्यान रखिएगा, नए राष्ट्रपति बन गए मसूद पजशकियान। 17वां देखते हैं। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सर कियर स्टामर। 17वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन थे? ऋषि सुनक, जो कि इस बार हार गए। सर कियर स्टामर बन गए यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये लेबर पार्टी के लीडर हैं कियर स्टामर और ये अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले थे ऋषि सुनक। तो ये सारे अपॉइंटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन। नेटो के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? नए सेक्रेटरी जनरल नेटो के कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मार्क रूटे। 18वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेटो क्या है? ये यूएस के द्वारा लेड एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नीदरलैंड के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूटे, वो बन गए नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। तो नीदरलैंड के अब नए प्राइम मिनिस्टर कोई और बन चुके हैं जो कि हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो तो बन गए अब भाई नेटो के सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम था मार्क रूटे। तो मार्क रूटे रिप्लेस किए हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नॉर्वे के हैं। पहले ये थे नेटो के सेक्रेटरी जनरल, अब बन गए मार्क रूटे। तो अब नेटो का प्राइमरी एम क्या है? तो जो सोवियत यूनियन थी पहले यूएसएसआर जिसका विघटन हो गया, अब मेन पार्ट इसका रसिया है, तो उसकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको रोकना, मतलब यूरोप में फैलने ना देना, ये नेटो का मेन एम था। और इसके अलावा नेटो एक कलेक्टिव डिफेंस
ट्रीटी था। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने सारे मेंबर्स हैं, इसमें नेटो में अभी टोटल 32 मेंबर्स हैं, तो इसका ये था आपस में एक तरीके से एग्रीमेंट कि अगर किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर कोई थर्ड पार्टी अटैक करेगी तो इसका मतलब है कि उन्होंने हम सब पे अटैक किया, हम लोग सब मिलकर उसको जवाब देंगे। तो इस तरीके से इनका क्या था कि ये लोग ऑब्लाइज थे कि एक कंट्री को लेकर डिफेंड करना है सारे मेंबर कंट्रीज को, अगर किसी एक पे अटैक हुआ तो हम सब लोगों ने मिलकर उसका जवाब देना है। तो इसमें यूएस मेन इनका लीडर था नेटो का, और इसलिए था ताकि रसिया मतलब यूएसएसआर किसी पे अटैक ना करे। अदरवाइज फिर क्या, अगर एक पे अटैक करता तो हम लोग मिलकर उसका जवाब देंगे। यही एक मेन वजह है कि यूक्रेन आज के समय में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन चाहता है कि मैं नेटो ज्वाइन कर लूं, हालांकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, वो अभी तक नेटो का मेंबर नहीं बना है। तो नेटो में कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। जो लेटेस्ट मेंबर है नेटो को ज्वाइन करने वाला वो है स्वीडन। ये 7 मार्च 2024 को ये नेटो ज्वाइन किया था स्वीडन। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में डिक स्कूफ ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं नीदरलैंड्स के, क्योंकि नीदरलैंड्स के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूटे, वो तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल बन गए, तो यहाँ का नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट खाली हो गया, तो डिक स्कूफ बन गए हैं नीदरलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम तो ये बनी है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। 20वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां देखते हैं, हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटीर ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है? हल्ला टॉमस डॉटीर तो ये बन गई हैं आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट। 21वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे अपॉइंटमेंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 22वां, साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सैरिल रामाफोसा। 22वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, कुछ दिनों पहले ये बने हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री, तो ये हैं हेमंत सोरेन। क्योंकि जब ये अरेस्ट हुए थे, जेल चले गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो उस टाइम इन्होंने अपना पोस्ट दे दिया था, चंपाई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो जैसे ही ये जेल से बाहर आए तो अब चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन एक बार फिर से बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री। तो चंपाई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री बने थे, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 फरवरी को जब हेमंत सोरेन जी अरेस्ट हो गए थे, तो अभी जाकर इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर है झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, उनको जाकर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। तो हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और वही झारखंड जो कि बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग होकर एक नया राज्य बना था। 24वां क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जब 2024 में हुआ, उसके साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, तो वो भी उसके बारे में भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो उसमें से एक राज्य था आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो यहाँ पे मिला है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी जो है उसको बहुमत मिला है। तो 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एनडीए गठबंधन वहाँ पे 7 चुनाव लड़ रहा था। कौन कौन था? एक टीडीपी था, एक जेएसपी मतलब जन सेना पार्टी जो कि पवन कल्याण जी की पार्टी है, और एक बीजेपी। ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और इनको बहुमत मिल गया। लेकिन खैर अकेले बहुमत टीडीपी को ही मिल गया। 135 टोटल सीटें आप समझ सकते हैं कि 175 सीटें हैं, उसमें 135 सीट तो अकेला टीडीपी को मिल गया। तो बहुमत किसको मिला? तेलुगु देशम पार्टी। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? बहुमत मिला टीडीपी को, तो उन्हीं के जो लीडर हैं नारा चंद्रबाबू नायडू, ये बन गए आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। 25वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाइस चीफ मिनिस्टर मतलब उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मतलब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? पवन कल्याण जी। 25वां का आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पवन कल्याण जो ऑप्शन में है ये बने हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन 25वां का ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री बने हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। 26वां देखते हैं, अय्याना पात्रुडू ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? स्पीकर ये किस राज्य में बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के स्पीकर बने हैं। तो अब आप लोग पूरा एक साथ देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, डेप्यूटी मुख्यमंत्री बने हैं पवन कल्याण, और वहाँ पे स्पीकर कौन बने हैं आंध्र प्रदेश के असेंबली का? तो ये बने हैं
अय्याना पात्रोडू। बहुमत किसको मिला? टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को। 27वां देखते हैं, कौन सा शहर आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राजधानी बन गया है, मतलब ऑफिशियल कैपिटल बन गया है? तो ये बन गया है अमरावती। 27वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था उस समय जो एक्ट बना था उस एक्ट का नाम था एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, मतलब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। उसमें सेक्शन 5 क्लॉज 1 में साफ साफ लिखा था कि जो हैदराबाद है वो कॉमन कैपिटल रहेगा दोनों ही राज्यों का। कब तक? 10 सालों के लिए। तो 2 जून 2014 को बंटवारा हुआ था। 10 साल अगर आप देखिएगा तो 2 जून 2024 को 10 साल इसके पूरे हो गए। तो मतलब सिर्फ 10 सालों तक ही ये हैदराबाद है कैपिटल रहने वाला था दोनों का। 10 साल हो गए, कैपिटल खत्म हो गया, मतलब सिर्फ वो तेलंगाना का कैपिटल है, क्योंकि सेक्शन 5 क्लॉज 2 में साफ लिखा हुआ था कि 10 सालों के बाद हैदराबाद जो है वो अकेले कैपिटल रह जाएगा तेलंगाना का, और आंध्र प्रदेश अपना एक नया कैपिटल बनाएगा। तो आंध्र प्रदेश ने अपना नया कैपिटल बना लिया अमरावती को, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। कुर्नूल जो है ये जुडिशियल कैपिटल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 28वां क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में उड़ीसा में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। यहाँ पे बहुमत मिला है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि पिछले लगभग 20 सालों से बीजू जनता दल वहाँ पे सरकार में थी, लेकिन इस बार भाजपा को बहुमत मिला है। 29वां देखते हैं, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब भाजपा को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा, तो कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी ये बने हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। इसके पहले कौन थे? नवीन पटनायक जी थे। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, सुरमा पाढ़ी ये किस राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष बनी है? तो ये उड़ीसा राज्य के विधानसभा की ये अध्यक्ष बनी है। वही उड़ीसा जिसके मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी, और बहुमत मिला बीजेपी को। तो ये सारे क्वेश्चंस लिंक्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की स्पीकर बनी है सुरमा पाढ़ी। आगे देखते हैं 31वां, हाल ही में 2024 में अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में भी आप यहाँ पे लिस्ट पूरा देख सकते हैं। बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। 31वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32वां, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पेमा खांडू। 32वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेसम पोंगटे ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के ये अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं। 33वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन लिंक्ड है। आगे देखते हैं 34वां, लास्ट स्टेट एक और जहां पे विधानसभा का भी चुनाव हुआ था लोकसभा के साथ साथ, तो वो है सिक्किम। हाल ही में 2024 में सिक्किम में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो वहाँ पे मिला है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को बहुमत मिला है। मतलब टोटल वहाँ पे 32 सीटें हैं, जिसमें 31 सीटें जीती सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने। 34वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रेम सिंह तमांग। 35वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और सिक्किम के जो असेंबली है, वहाँ का विधानसभा है, वहाँ पे स्पीकर कौन बने हैं? मिंगमा नोरबू शेरपा। तो ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं सिक्किम राज्य के विधानसभा के स्पीकर बने हैं मिंगमा नोरबू शेरपा। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो आपस में लिंक्ड है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चारों जो राज्य हैं जहाँ पे चुनाव हुए तो वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बने, किनको बहुमत मिला और कौन वहाँ पे स्पीकर बने हैं, ये चारों ही यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो 36वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37वां देखते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? एनटीए जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नीट वगैरह का। तो आप लोग जानते हैं अभी नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी विवाद चल रहा था, पेपर लीक हो गया था। तो एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पहले थे सुबोध कुमार सिंह, अब बन गए प्रदीप सिंह खरोला। 37वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रदीप सिंह खरोला जो है इनको अपॉइंट किया गया है इसलिए ताकि जो पब्लिक का ट्रस्ट है नीट के प्रति उसको लेकर कहीं ना कहीं वापस लाया जा सके कि भाई जिन्होंने गड़बड़ी किया उसको हम लोग निकाल दिए, और नए जो अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए के वो अब बनाए गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। एक तरीके से आप कह सकते हैं छात्रों का और उनके पेरेंट्स का एक विश्वास जीतने के लिए, और क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी इरेगुलरिटीज़ पाया गया इसीलिए। आगे देखते हैं 38वां,
एनटीए के पुनर्गठन के लिए नियुक्त की गई सरकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न सिर्फ डायरेक्टर जनरल को चेंज किया गया है बल्कि एनटीए का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। तो आपको बताना है कि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, उस कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। 38वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन। वो बताएंगे, एक रिव्यू करेंगे, सजेशन देंगे अपना सरकार को कि भाई एग्जामिनेशन प्रोसेस में आपको क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। तो एक तो हेड तो करेंगे के राधाकृष्णन, बाकी के जो 6 मेंबर्स होंगे आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल। 39वां क्वेश्चन, अब हम लोग सेना में हुए कुछ अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। 39वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी पहले वाइस चीफ थे आर्मी के, लेकिन अब ये चीफ बन गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी सक्सीड करेंगे जनरल मनोज पांडे जी को, इन्होंने सक्सीड किया। पहले मनोज पांडे आर्मी चीफ थे लेकिन अब बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। 40वां देखते हैं, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ कौन बने हैं? चीफ मतलब आर्मी के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखें कि ये जो उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ बने हैं, पहले ये वाइस चीफ थे, तो इसका मतलब अब वाइस चीफ का पोस्ट खाली हो गया था। तो वाइस चीफ कौन बने? ये बने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। 40वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 41वां, भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मतलब चीफ ऑफ द इंडियन नेवी कौन बने हैं? आर्मी तो हम लोग देख लिए उपेंद्र द्विवेदी, अब है कि इंडियन नेवी के नए चीफ कौन बने हैं? ये बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। 41वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन थे नेवी चीफ? तो पहले थे एडमिरल हरि कुमार, अब बन गए हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। और ये एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी पहले वाइस चीफ थे नेवी के, अब ये चीफ बन गए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेवी के नए चीफ कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। और फिर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मतलब वायुसेना प्रमुख कौन है अभी? तो यह है मार्शल विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर बताइए जो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? क्योंकि ये जो जनरल अनिल चौहान है ये दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है भारत के। पहले कौन थे ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 42वां देखते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है? IB के चीफ कौन है जिनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है? मतलब ये पहले भी IB के चीफ थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो वो कौन है? तो वो है तपन कुमार डेका। 42वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से पिछले 2 सालों में जैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। IB के चीफ के कार्यकाल, तपन कुमार डेका का कार्यकाल इन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया और अब ये जून 2025 तक IB के चीफ बने रहेंगे। 43वां देखते हैं, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। 43वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? यह है नितिन अग्रवाल जी। आगे देखते हैं 44वां, सशस्त्र सीमा बल SSB इनका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मतलब SSB जो है सशस्त्र सीमा बल, उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। 44वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं अलग अलग जो हम लोग नाम सुनते हैं सेनाओं का, सशस्त्र सीमा बल, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, असम राइफल्स, तो इनका अलग अलग काम है। अलग अलग काम कहने का मतलब ये है, ये जो SSB है सशस्त्र सीमा बल, ये सिर्फ इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे और इंडिया भूटान बॉर्डर पे ये भारत की सीमा को ये गार्ड करते हैं, सशस्त्र सीमा बल। हम लोग BSF के बारे में अक्सर सुनते हैं, BSF को कहा जाता है कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है BSF। तो ये आखिर किस बॉर्डर पे रहती है? ये रहती है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। अब बात करते हैं ITBP के बारे में, तो ये इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको ये गार्ड करती है। असम राइफल्स जो है वो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको ये गार्ड करती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 45वां, CRPF मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके नए महानिदेशक मतलब नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं CRPF के? तो ये बने हैं
अनीश दयाल सिंह। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो कौन थे, ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल थे दलजीत सिंह चौधरी। अब हम लोग देखे हैं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, अनीश दयाल सिंह। आगे देखते हैं 46वां एनडीआरएफ मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसके नए महानिदेशक मतलब नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये बने हैं पीयूष आनंद जी। 46वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे ही हम लोग अपॉइंटमेंट देख रहे हैं इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआईएसएफ के, वो कौन है, तो ये हैं नीना सिंह जी। 47वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48वां देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नलिन प्रभात जी को। 48वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनएसजी है क्या, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है क्या, तो आखिर भैया टेररिज्म के लिए मतलब जो कहीं पे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उसके काउंटर के लिए काउंटर टेररिज्म ये मेन फोर्स है। इनका मेन काम यही है, टेररिस्ट अगर कहीं पे किए हैं तो उनको काउंटर करने के लिए जो फर्स्ट फोर्स यूज होगी वो होगी एनएसजी। और एक तरीके से अगर कहीं पे हाईजैक किया गया प्लेन को या स्कूल को, कॉलेज को, जहाँ पे हाईजैकिंग है वहाँ पे भी काउंटर हाईजैक फोर्स है ये एनएसजी, और काउंटर टेररिज्म फोर्स है ये एनएसजी। तो उसके अब नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, नलिन प्रभात। आगे देखते हैं, बट एक बार आप लोग रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। नितिन अग्रवाल ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी ये सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के कौन बने हैं, नीना सिंह। आईटीबीपी के कौन है, राहुल रासगोत्रा। एनडीआरएफ के कौन है, पीयूष आनंद। एनएसजी के नलिन प्रभात। नए आर्मी चीफ कौन बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ ऑफ द आर्मी कौन बने हैं, एनएस राजा सुब्रमणी। तो यहाँ पे एक तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं 49वां सीबीआई मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं अनुराग कुमार। ये ज्वाइंट डायरेक्टर बने सीबीआई के। ऐसे अगर डायरेक्टर पूछा जाए तो वो है प्रवीण सूद। तो 49वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सीबीआई है क्या, इंडिया की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अलग अलग मामलों पे ये इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, करप्शन का हाई प्रोफाइल केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस हो कोई, या हाई प्रोफाइल कोई क्राइम्स हो। तो इस तरीके से सारे मामले में अगर सीबीआई को केस सौंपा जाएगा तो वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं, प्रवीण सूद। और सीबीआई का हेडक्वार्टर कौन है, यह है नई दिल्ली में। तो डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था ज्वाइंट डायरेक्टर, तो वो बने हैं अनुराग कुमार। आगे देखते हैं एक और अपॉइंटमेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। सदानंद वसंत दत्ते ये एनआईए के ये हेड हैं, नए बने हैं। ये सक्सीड किए हैं दिनकर गुप्ता जी को। एनआईए ये भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके नए हेड बने हैं सदानंद वसंत दत्ते। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है, तो ये हैं लोचन सिंह पठानिया। 50वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये टोटल 50 क्वेश्चन थे और ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। आप लोग बस इसके साथ जुड़ जाइए। कम से कम आपको 40 से 45 आपको इसमें प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा एग्जाम के पहले तक, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसमें से आप समझ सकते हैं कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हूबहू आपको इस सीरीज से देखने को मिलेगा। तो आप लोग बस इस सीरीज से जुड़ जाइए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। बस इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।